जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर हमारा 7वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर में हम देखेंगे, 7वें चैप्टर में महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, जाति, महिलाएं एवं जाति सुधार के बारे में। इस जाति सुधार का मतलब ये हो जाता है कि ये इसमें महिलाओं की स्थिति इस चैप्टर में बताया गया है, इनकी स्थिति पहले कैसी थी। तो कह सकते हैं कि 200-300 साल पहले ये लोग का जीवन बहुत दुखदाई था। ठीक है, बहुत दिक्कत हुआ। आज की महिलाएँ ले लीजिए, 200-300 साल पहले की महिलाओं को ले लीजिए, क्योंकि उस समय क्या था, महिलाओं को पढ़ाई-लिखाई ये सब कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। ठीक है? कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। ये जबरी होकर, ये ज़बरदस्ती अपने आप को पढ़ने या समाज से विद्रोह करके ये अपने आप को शिक्षित करने की कोशिश करती रही। जंग में मतलब उनके पास अपने आप को शिक्षित करने के लिए लड़ती रही। ठीक? इतना समझ में आया। अभी क्या हुआ कि ये लोग, जब ये लोग लड़ने लगे तो उसी बीच में क्या हुआ कि एक सती प्रथा का भी सिस्टम चलता था उसी समय। इसीलिए कहते हैं कि सती प्रथा, ठीक है? सती प्रथा जो था, इसका मतलब क्या हो जाता था, सदाचारी महिला। ठीक? सती प्रथा का अर्थ होता है सदाचारी महिला। सदाचारी महिला, ये क्या होता था, ये लोगों को जैसे सती प्रथा का ये बहुत क्रूर व्यवस्थाएँ ये लोग मतलब कह सकते हैं पहले बनाया गया था। ये लोग बनाए थे जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे। तो उसमें क्या था कि उसकी जब शादी हो जाती थी, उसके अगर पति अगर मर गए या पति का देहांत हो गया, तो उनको जब जलाया जाता था हिंदू हिंदू में, जब जलाया जाता हिंदू विवाह में, तो क्या था कि ये लोगों को उसी में बाँध कर जला दिया जाता था। अब जिंदे हैं तो भाई इधर-उधर भागेंगे, धीरे-धीरे भागेंगे, तो ये लोग इसलिए लकड़ी में बाँध कर जलाया जाता था। ये बताइए, ऐसी क्रूर व्यवस्थाएँ उस समय चलती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे-धीरे जातियों में भी बँटे हुए लोग थे। जातियाँ तो बहुत पहले से बना दिए गए थे, लोग बनाए थे, मगर जातियों में भी बहुत दिक्कत होने लगा। तो उसी बीच में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन की दिशाओं में उठते कदम, मतलब कह सकते हैं धीरे-धीरे करके ये परिवर्तन की ओर बढ़ने लगे। समझते हैं? में बढ़ते कदम, ठीक है? बढ़ते कदम। अब इसमें क्या होता है कि 20वीं सदी में कुछ परिवर्तन होने लगे थे। 20वीं सदी में परिवर्तन होने लगे, जैसे कि मतलब समझ सकते हैं कि ये सब किताब हुआ, अखबार हुआ, पर्चे हुए, आदि प्रकार की चीज़ें जब छपने लगी, तो लोग उसको पढ़ने लगे। जब ये कह सकते हैं, जब पहले तो जो चीज़ रहता था महँगा होता था, मगर जब ये काफ़ी मात्रा में जो छपने लगी 20वीं शताब्दी में, तो लोग जब ये छपने लगे, तो लोग पढ़ के ज्ञानी होने लगे, जो तर्क-वितर्क अपने आप को करने लगे, तो उसमें चर्चा पर चर्चा अपने आप को करने लगे। तो उसी बीच में ये लोगों का काफ़ी विकास हुआ ये सब बीच में, ठीक है? अभी क्या हुआ कि 20वीं सदी में देखते हैं, में अखबार, पुस्तक, पर्चे और कह सकते हैं कि और चीज़ें, अदर-अदर चीज़ें जो होती थी, सभी छपने लगे थे। आदि प्रकार की चीज़ें जब छपने लगी, तो लोग इसमें ज्ञानी होने लगे। उसी बीच में कौन आया था? उसी बीच में राजा राम मोहन राय जो आए थे, यह एक समाज सुधारक थे। ये कह सकते हैं कि इनका जो थे, ये एक समाज सुधारक थे, जो सती प्रथा का अंत करवाए थे एक प्रकार से। उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है राजा राम मोहन राय का। इनका जन्म जो था, जन्म 22 मई जो था, इनका जन्म राजा राम मोहन राय का, राय का जन्म 22 मई 1772 हुआ था, ठीक है? 1700 इन्हें क्या हुआ था, 1772 ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु जब हुई थी, ये कब हुई थी? मृत्यु में जो हुई थी 1833 में, ठीक है? इनकी मृत्यु जो हुई थी 1833 में हुई थी राजा राम मोहन राय के। ये जो थे, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं।
के ब्रह्म समाज के ब्रह्म समाज पहले देखते हैं। ब्रह्म समाज ये इसके संस्थापक थे। संस्थापक थे जो इसका स्थापना कब हुई थी? संस्थापक थे ये 20 अगस्त 1828 में हुआ था। ठीक है, 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। जो ये ब्रह्म समाज था, और ये राजा राम मोहन राय जो थे, ये कह सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए समर्थक माने जाते हैं क्योंकि ये विधवा विवाह कहते हैं, विधवाओं के लिए, मतलब कह सकते हैं सती प्रथा जो थी, ये काफ़ी ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी उसके प्रति आघात थे। उन्हें महिलाओं की दुर्दशाओं पे ये काफ़ी चिंता थी। इसीलिए वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर इन्हें माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद समानता के पक्षधर माने जाते हैं ये राजा राम मोहन राय, ठीक? फिर हम उसके पास समझते हैं विधवाओं की ज़िंदगी में बदलने की कोशिश के बारे में बताया गया है, ठीक? विधवाओं की ज़िंदगी में इतना समझना है? चलिए हम नीचे लिखते हैं। विधवाओं की क्या था कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव की कोशिश करने जो ये विद्वान करने लगे थे, कहते हैं विधवाओं की ज़िंदगी में ठीक, विधवाओं की ज़िंदगी में क्या था, परिवर्तन की कोशिश करने लगे थे, कुछ विद्वान लोग कोशिश करने लगे थे, ठीक? अब हम इसमें क्या समझेंगे? इसमें समझते हैं राजा राम मोहन राय जो थे, यह स्त्री की दुर्दशा से काफ़ी ये मतलब ऐसे आघात थे। इनकी जो थी, इनकी भाभी जो थी, यह सती हुई थी। सती प्रथा में ये सती हुई थी, इन्हें जला दिया गया था। उसी में कह सकते हैं कि ये जो ये अपना ये थे, कहते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे, यह काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। यह कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, उर्दू, फ़ारसी, मतलब कह सकते हैं कि यूरोपियन भाषाएँ, ये इनके काफ़ी विद्वान थे। तो क्या हुआ कि ये जब अपनी बात रखते थे ना, तो ये प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते थे। प्राचीन ग्रंथों पे का साक्ष्य को जुटाकर उसमें देखते थे। उसी के तौर पर वह कहते थे कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिसके पति अगर मर जाते हैं तो उसको उसको सती कर दिया जाए, उसे जला दिया जाए। ये कहीं नहीं दिया गया है। तो इसी के बीच में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार भी इनकी बातों को मानने लगी। 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे, ये कई भाषा इनको मालूम था, जैसे संस्कृत, फ़ारसी हो गया, यूरोपियन भाषाएँ, यूरोपीय भाषा, मतलब इनके कई प्रकार के ज्ञान इनके पास थे। और ये कौन से ग्रंथ के कुछ जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथों का ये हवाला देके, मतलब उसमें एक साक्ष्य के तौर पर ये इकट्ठा करते थे, उन्हें दिखाते थे कि भाई देखिए, इसमें तो ये नहीं लिखा हुआ है, आपने ये गलत कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ या पुरुषों महिलाओं के साथ, ठीक है? तो इसीलिए समाज को ये एक आईना दिखाने का ये काम करते थे। उसी बीच में जो राजा मतलब कैसे ब्रिटिश सरकार भी इनका साथ देने लगी, उसी में कानून आया इनको 1829 में 1829 में सती प्रथा का ठीक है, सती प्रथा का अंत हुआ, जो एक कानून बनाकर इसे बंद कर दिया गया था, ठीक? ये कह सकते हैं राजा राम मोहन राव के मतलब एक कह सकते हैं इनके कार्य को देखते हुए, या समाज को एक प्रकार से अच्छी दिशा में ले जाने के लिए ये काफ़ी संघर्ष किए थे राजा राम मोहन राय। तो इसीलिए 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और ये अब हम समझते हैं, इसमें हम चलेंगे, नीचे तो लिखने लायक नहीं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, लिखने के हैं। जगह नहीं है।
हम समझते हैं। अभी समझेंगे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में समझते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? सागर के बारे में देखते हैं। चंद्र ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं, ये एक भी समाज सुधारक व्यक्ति थे, जो विधवा विवाह के लिए ये एक प्रकार से मुहिम चलाए थे। जो विधवा हो जाती थी, उनकी दुर्दशा पे ये देखकर इन्हें वो कहते थे कि भाई इनको बहुत कष्ट होता था, क्योंकि भाई समाज उनको मतलब स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि जैसे कि कोई अच्छा शुभ अवसर हो तो विधवाओं को वहाँ जाना अलाउ नहीं होता था, उसे मुंडन किया जाता था। तो बहुत क्रूर व्यवस्थाएं ये सब चलती थी। उसी को देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन कह सकते हैं, या स्वयं अपने विचार रखें, जो प्राचीन ग्रंथों को लेकर इन्होंने रखा था। इसे प्राचीन ग्रंथों से ठीक है। प्राचीन ग्रंथों के बारे में उन्होंने बताया कि प्राचीन ग्रंथ में ये सब ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं लिखी हुई है, जो आप ऐसा कर रहे हैं। वही राजा राम मोहन राय भी ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में प्राचीन ग्रंथों का भी इस्तेमाल किए थे। और राजा इसमें 2 फ़र्क हो जाता है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को अंत करके खत्म कर रहे थे, जो जलाई जाती थी महिलाओं, उनके बारे में थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वह कह सकते हैं विधवा पुनर्विवाह के प्रति वो उनको माना जाता है, मतलब कह सकते हैं वो आगे आए ये सब के लिए, ठीक है? तो क्या हुआ कि उसी बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर ये लोग जब सरकार चलाती थी उसमें, सरकार से मिलकर 1856 में हिंदू विवाह रुकिए ठीक है, एक कानून बना के ये अधिनियम पारित कर दिए कि कह सकते हैं कि 1856 में सभी हिंदू महिलाएँ जो होती हैं, वह अपनी स्वेच्छा से वो शादी करना चाहती है तो वो कर सकती हैं, वह समाज उन्हें रोकेगा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं रोकेगा, अगर रोकेगा वो कानूनन उसे जुर्म माना जाएगा, ठीक है? तो उसी बीच में क्या हुआ कि आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती भी थे, विधवा विवाह के पक्षधर माने जाते थे, मतलब विधवा विवाह के लिए वो भी आगे आए थे, जो आए थे कैसे आर्य समाज के जो संस्थापक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे, ये भी एक विधवा विवाह के पक्षधर माने जाते हैं। अब हम इसमें इसमें समझते हैं हम कि लड़कियाँ जो थी स्कूल कैसे जाने लगी थी, इनका विकास कैसे हुआ, मतलब धीरे-धीरे करके वह समाज में ये आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। अब ये सब तो अंत हो गया, मान लीजिए विधवा विवाह भी करा दिए, सती प्रथा का भी रोक दिए ये लोग। अब जो महिलाएँ थी वो अपने आप को शिक्षित करने लगी थी। जब अपने आप को शिक्षित करने लगी थी, तो उसी बीच में क्या हुआ कि कुछ समाज सुधारक जो लोग होते थे, ये स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है? ये स्वीकार नहीं करते थे। जैसे कि हम समझते हैं इसमें ये हमको समझना है, स्कूल जाने लगी तो मतलब कैसे थे पूरी तरह से नहीं, ये लड़कियाँ जो स्कूल जाने की शुरुआत एक प्रकार से कर दिए थे, तो उसमें क्या होता था कुछ समाज सुधारक लोग जो होते थे, यह इसे मानने की कोशिश मानते नहीं थे, ये मतलब कहते थे जो लड़की पढ़ी-लिखी रहेगी, उसके पति जो होते हैं, पति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। अब बताइए ये भी सोच होती थी लोगों की, कि जो लड़की अगर पढ़ी-लिखी रहेगी तो वो बिगड़ जाएगी, वो मतलब कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर को अपनाएँगी, मतलब पश्चिमी सभ्यता को काफ़ी अपनाना शुरू कर देंगी, ये मतलब बाहर निकल जाएँगे तो अपने हाथ से निकल जाएँगी। महिलाओं के बारे में कुछ रूढ़िवादी लोग सोच ऐसा रखते थे उस समय। तो क्या हुआ कि 19वीं सदी में धीरे-धीरे क्या हुआ, धीरे-धीरे स्कूल खुलने लगे थे। 19वीं सदी में ठीक है? स्कूल खुलने लगे थे। धीरे-धीरे जब स्कूल खुलने लगे तो क्या हुआ कि लड़कियाँ स्कूल जाने लगी। कुछ कुछ लोग जो होते थे, जो मान लीजिए कि जैसे कि एक घर में है, उसके माता-पिता हो गए, उसके गार्डियन हो गए, उसके संरक्षण में कुछ पड़ती थी, जैसे कुछ बच्चियाँ हो गई, तो माता-पिता या हो गया या उनके पति की देख-रेख में कुछ बच्चियाँ जो होती थीं, वह अपनी शिक्षाओं को घर में ही ग्रहण करती थी। कुछ स्कूल जाने लगी थी, दूसरी जगह जाने लगी थी और कुछ महिलाएँ जो होती थी, कुछ और महिलाएँ जो होती थी, वह मुस्लिम महिलाएँ कुरान शरीफ
कुरान शरीफ पढ़ने लगी थी। मतलब कह सकते हैं कि धीरे-धीरे काफ़ी ये अपने आप को शिक्षित करते ये लोग चले गए। उसी बीच में आर्य समाज के लोग जो थे, आर्य समाज के लोग यह कई जगह जाकर ये स्कूल खोलना शुरू कर दिए। जैसे कि कह सकते हैं कि पंजाब हुआ, अदर-अदर क्षेत्र में ये काफ़ी स्कूल खोले जो बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए ये काफ़ी विकसित किए थे ये सब आर्य समाज के लोग। वही ज्योतिबा फुले जो थी, ये महाराष्ट्र में एक स्कूल खोले थे, जो बच्चियों या लड़कियों को पढ़ने के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया गया था उस समय, ठीक? इतना समझ में आया आपको? वही क्या होता है, अब हम समझते हैं महिलाओं के बारे में महिलाएँ लिखने लगीं। अब इतना शिक्षित होने लगी, अब ये जब इतना शिक्षित होने लगी, तो उनमें क्या हुआ कि कुछ लिखने की जिज्ञासाएँ होने लगी। इतने इतने दिन से वो दबे-कुचले लोग थे और इतने समय से ये लोग बेचारे परेशान थे। अब ये लोग जब पढ़ लिख लेंगे, तो आत्मचिंतन करके खुद ही ज्ञान विकसित होने लगेगा, तो लिखना ये लोग शुरू कर देंगे। वही 20वीं सदी में हम देखते हैं, जैसे कि ठीक है, महिलाएँ जो होते लिखना शुरू कर दिए थे। जब लिखना कुछ महिलाएँ शुरू कर दिए थे, 20वीं सदी में ये था, ठीक है? 20वीं सदी में 1 मिनट। 20वीं सदी में ये लोग लिखना शुरू कर दिए थे। तो क्या हुआ कि उसी बीच में आया बेगम रुकैया शेखावत। बेगम रुकैया शेखावत जो थी, यह कह सकते हैं कलकत्ता के क्षेत्रों में ये स्कूल कलकत्ता और पटना के क्षेत्रों में यह स्कूल खोले थे, जो बच्चों को पढ़ने के लिए ये जो जो लड़कियाँ थी, मान लीजिए जो विद्वान बन गई थी, जैसे बेगम रुकैया शेखावत, ताराबाई सिंधे, अदर-अदर ये जो लोग थे, ये काफ़ी बहुत संघर्ष से ये अपने आप को आगे आगे बढ़े हुए थे, ठीक है? तो इसीलिए ये जगह-जगह स्कूल खोलने लगे, लोगों को पढ़ाने लगे, बताने लगे ये सब के बारे में कि आप आगे बढ़िए, ठीक? वही हम समझते हैं रुकैया शेखावत, ठीक है? रुकैया शेखावत जो थी सखावत थी, ये क्या थे? यह एक प्रकार से समाज सुधारक थी। इन्हें पटना स्कूल कॉलेज खोले थे, ठीक है? स्कूल और कॉलेज खोले थे ये रुकैया शेखावत जो थी, ठीक? और ये कहती थी कि सभी धर्म के लोग, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी धर्म के लोग जो धर्म के नेता जो बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, ये सभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। सभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। कोई भी धर्म हुआ, हिंदू, मुस्लिम कोई भी धर्म हुआ, इनका ये भी मानना था, ठीक है? तो वही हम समझते हैं अब ताराबाई सिंधे के बारे में समझते हैं। ताराबाई सिंधे ठीक है? ताराबाई सिंधे ये क्या थी? ये जो थी, ये घर में ही रहकर अपनी शिक्षा को ग्रहण किए हुए थे। घर में रहकर शिक्षा को हासिल किए थे और ये जो थी स्त्री पुरुष नामक तुलना नामक किताब भी लिखी थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब इनका स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखे थे। स्त्री ठीक है? ये स्त्री पुरुष नामक तुलना नामक किताब लिखे थे और ये क्या था इनका ये घर पर रह के अपनी शिक्षाओं को ग्रहण किए थे, ठीक है? अपनी शिक्षाओं को घर घर पर रहकर अपनी शिक्षाओं को ग्रहण किए थे। ताराबाई सिंधे जो थी, ये स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखे थे। इसका क्या मतलब हो जाता है? स्त्री मतलब ये स्त्री और पुरुष के प्रति ये तुलना करती हैं। स्त्रियों को कितना मतलब कह सकते हैं स्वतंत्रता है और पुरुषों की कितनी स्वतंत्रता है। क्या पुरुष कर सकते हैं, क्या महिलाएँ कर सकती हैं? तो क्या था कि ये इसी के बीच में एक किताब लिखे थे, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखे थे, ठीक है? उसी बीच में क्या हुआ पंडिता रमाबाई के बारे में, ठीक? पंडिता रमाबाई जो थी पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई जो थी, इन्हें पंडित की उपाधि दी गई थी। क्यों उपाधि दी गई थी इन्हें? संस्कृत का ज्ञान इन्हें काफ़ी था। इन्हें संस्कृत का ज्ञान ये घर पर रहकर अपने आप को पढ़ाई की थी, अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि इन्हें भी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि इन्हें पढ़ने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी। पढ़ाई-लिखाई के लिए इन्हें मतलब समाज मतलब स्वीकार नहीं करता था, ये सभी महिलाओं को स्वीकार नहीं करता था। वह हिंदू महिलाओं की जो उच्च जाति की महिलाओं हैं, हिंदू महिलाओं की हिंदू महिलाओं उच्च ठीक है?
पंडिता रमाबाई जो थी, ये हिंदू महिलाओं के हिंदू महिलाएँ कुछ महिलाएँ जो होती थीं, जो हिंदू महिलाएँ जो उच्च कास्ट की महिलाएँ थीं, उनके बारे में ये लिखी थी, उनकी दुर्दशा पे एक किताब लिखी थी। और कह सकते हैं एक पूना में महाराष्ट्र के पूना जो पड़ता है, पूना में ये पूना में एक संस्था खोले थे, ठीक है? संस्था खोले थे, उसमें क्या था, उस संस्था में जो महिलाएँ मतलब कहीं से सताई जैसे कि ससुराल से भगाई गई हों या उन्हें समाज स्वीकार ना करता हो, तो ये क्या होता था कि पंडित रमाबाई जो थी पूना में बनाई थी, वहाँ आकर वह रह सकती थी। मतलब उसको कौशल स्किल सिखाया जाता था कि आप अपने अपने मतलब हाथ-पैर पे आप रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये एक ऐसी संस्था खोली थी जो पंडित रमाबाई जो थी, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये समझ में आता है जो कुछ महिलाएँ जो होती थी, अब धीरे-धीरे ये लोग जब इतना सब लिखने लगी, लोगों के कॉलेज खोलने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे, अलग-अलग चीज़ें ये सब करने लगे समाज में, तो उसी बीच में क्या हुआ लगभग 1920 के 30 के दशकों में जितने कुछ आंदोलन हुए तो उसमें महिलाएँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी थी, ठीक है? बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी तो उसमें क्या हुआ कि ये कंधे से कंधा मिलाकर समाज में पुरुषों के साथ चलने लगी थी। और उसमें ये जब ये बात होने लगी जब मतलब कह सकते हैं कि जब आंदोलन में भाग लेने लगी, उसी समय बात हुआ कि भाई महिलाओं की आरक्षण या कह सकते हैं इनको वोट डालने का अधिकार कैसे मिला जाए? तो कहा गया कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो सबको ये सभी सब सामान सबको दे दिया जाएगा। समानता का अधिकार सबको दे दिया जाएगा। तब से जब ये आज़ादी मिली तो उसके बाद सबको ये समानता का अधिकार मिल गया। ठीक?